हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे साइंस का सेशन होता है और साइंस में आज क्या पढ़ते हैं? हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो थर्सडे और फ्राइडे फिजिक्स का सेशन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे बायोलॉजी का सेशन और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री का सेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको मैकेनिक्स कहा जाता है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मोशंस की स्टडी करते हैं, गति के बारे में पढ़ते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको पता ही है कि हमारी एक नई बुक जो है रिलीज होने वाली है 28 तारीख को, जो कि क्या है, आपके इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आप इस बुक से कवर कर सकते हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल हो जाएगी 28 से। इसके बाद हम पिछली सेशन में जो मैंने बायोलॉजी पढ़ाया था उसके कुछ क्वेश्चंस थे, उनको डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको पावर हाउस कहा जाता है? जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आपको पता ही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था विच इज नोन एज द ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस किसको बताया था मैंने? गोल्जी बॉडीज होती है, और अगर वो उसको नहीं पूरा हैंडल कर पाती तो लाइसोसोम डेवलप कर देती है। इसके बाद था हु इज नोन एज द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन किसको कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका को हम यहाँ बताया था कि वो उसको पूरा एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। चौथा क्वेश्चन था कि जीन का कैरियर कौन है, जीन का वाहक कौन है? तो डीएनए के अंतर्गत जो डीएनए होता है, उन डीएनए के अंदर कुछ चीजें पाई जाती हैं जिनको जीन कहा जाता है, और वो अलग अलग हमारी कैरेक्टर्स के लिए जो है प्रभावी होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मैकेनिक्स के बारे में। तो मैकेनिक्स किससे जुड़ा हुआ है? तो गति से जुड़ा हुआ है। तो आज हम थोड़ा सा मोशंस की बात करेंगे, और मोशंस को समझने से पहले हम कुछ और भी चीजें देखेंगे जिनको कहा जाता है डायमेंशंस, जिनको हिंदी में विमाएं कहा जाता है। तो इनको भी थोड़ा सा देखेंगे। अलग अलग जो मोशंस होती हैं चीजों में, उनके बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा उनसे ही रिलेटेड आपको थोड़ा सा, वैसे तो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई कि विस्थापन क्या होता है, आपकी गति क्या होती है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो उनको मैकेनिक्स में आपको आना चाहिए। तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे हम न्यूटन्स के लॉ को समझ पाएं, उनकी इक्वेशंस को समझ पाएं, और उन इक्वेशन से जुड़ी हुई चीजें अगर कुछ भी आती हैं आपको, अगर न्यूमेरिकल्स वे में भी आते हैं, तो आप सॉल्व कर पाएं। कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरू करेंगे मैकेनिक्स के बारे में, जिसमें इन चीजों को मैं प्रोसीड करूंगा, जिसमें गति और विमाएं को सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है किसकी? मैकेनिक्स की। तो परिभाषा क्या होगी? जहां पे फिजिक्स की वो शाखा या भौतिकी की वो शाखा यांत्रिकी है जिसके हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? गति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ गति पर जोर देना है, मतलब मोशंस के बारे में जोर देना है। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विद द स्टडी ऑफ मोशन। यांत्रिकी भौतिकी की वो शाखा है जो किसके बारे में बात करेगी? गति के बारे में बात करेगी, मतलब मोशंस के बारे में बात करेगी। तो हमें जो है इसके बारे में भी देखना है। इसकी दो ब्रांचेस, क्लासिकल मैकेनिक्स और आपका क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम से आइंस्टीन की बात करेंगे, क्लासिकल से न्यूटन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैंने बोला डायमेंशन फॉर्मूले भी आना चाहिए आपको, कि कोई भी अगर आपको फॉर्मूला दिया है या कोई भी आपकी यूनिट्स है तो उनसे डायमेंशंस निकालने को बोला जाए तो आप कैसे निकालेंगे, उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो शुरू करते हैं इससे, जो हम बोलते हैं विमीय सूत्र, जो विमाएं कहा जाता है। तो सबसे पहले हम विमीय सूत्र की बात कर लेते हैं। और विमीय सूत्र क्या होता है? तो इसी को कहा जाता है डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या दर्शाता है? तो ये तीन चीजों को दर्शाता है: मास, लेंथ और टाइम। क्या क्या बताएगा? मास का मतलब द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो इस फॉर्मूले को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इनके इनिशियल्स लिख देते हैं। इसको लिखा जाता है MLT। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि कई चीजों के आपको पेपर में क्या आते हैं, आपको सीधे डायमेंशंस फॉर्मूले या विमीय सूत्र लिखने आ जाएगा। आपको दिया होगा क्या, मान लिया जाए आपको दी होगी स्पीड, आपको स्पीड दे दी जाएगी। अब स्पीड का, या बहुत ही सिंपल तरीके से इसको शुरू करते हैं, तो इससे भी बेसिक ले लेते हैं कोई सा, जिसमें स्पीड को 2 मिनट बाद डिस्कस कर लेंगे। पहले डिस्कस कर लेते हैं आपका डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब आपका दूरी। तो दूरी क्या होती है? डिस्टेंस क्या होता है? किसी भी दो बिंदुओं के बीच जितना भी ट्रैवल किया गया है, जितनी दूरी जो होती है किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में जो लंबाई होती है, उसको क्या कह दिया जाता है? उसको दूरी कह दिया जाता है। मतलब ए और बी के बीच में जो भी लेंथ है, उस लेंथ को मान लिया जाए 10 मीटर है।
तो ये जो है विमेय सूत्र ये बताता है कि भाई जैसे दूरी को हम किस में दर्शाएंगे, मीटर में दर्शाएंगे, तो आपका बेसिकली ये बताता है कि ये है क्या, ये है तो एक लंबाई ही, एक लेंथ ही है। तो इनको दर्शाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम यहाँ पर कुछ चीजें देखते हैं कि भाई इसके अंदर, दूरी के अंदर क्या कोई द्रव्यमान है, कोई मास है, कोई भार है इसमें, तो नहीं है। तो अगर नहीं होता है तो यहाँ आ जाता है 0। अगर कोई नहीं है वो चीज उसके अंदर, उसके फॉर्मूले के अंदर, तो उसको आप लिख देंगे सीधे 0। फिर लेंथ की बात करें तो लेंथ कितने बार आ रही है, एक बार आ रही है, मतलब मीटर, मतलब क्या होगा, लेंथ की ही यूनिट तो मीटर है, मतलब लंबाई की ही यूनिट मीटर है, और मीटर कितने बार आ रहा है, एक बार आ रहा है। तो एक बार आने पर एल के ऊपर 1 आ जाएगा। क्या इसमें सेकंड आ रहा है, टाइम का मतलब सेकंड आना, इसका मतलब केजी आना, तो केजी मीटर सेकंड। तो इसमें से सिर्फ इस फॉर्मूले में क्या है, तो इस फॉर्मूले में सिर्फ लेंथ है, बाकी यहां पर भी 0 आ जाएगा। तो जो दूरी है या डिस्टेंस है, इसका विमेय सूत्र या डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m0 l1 t0, ये हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए एरिया का, एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल को देखेंगे तो आपका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इन दोनों को ही देखा जाए तो लंबाई भी एक लंबाई है और चौड़ाई भी एक, किसी दो जगहों के बीच की लंबाई है। तो इसकी यूनिट भी मीटर, इसकी यूनिट भी मीटर। तो एरिया का यूनिट क्या होता है, एरिया की इकाई क्या होती है, तो मीटर स्क्वायर होता है। ये एक डिराइव्ड यूनिट है, व्यक्त उत्पन्न इकाई है। तो मीटर स्क्वायर मतलब यहां पर मीटर लेंथ कितने बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो इसका फॉर्मूला m हो जाएगा 0, l हो जाएगा 2 और t हो जाएगा 0। ऐसे ही अगर किसी का आयतन वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो L3 हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज निकाली जाती है। तो यहां पर देखिए कुछ फॉर्मूले लिखे, जैसे L एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल जो हो गया, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एक लंबाई से दूसरी लंबाई को ही तो हम गुणा करते हैं, वहां पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि किसी एरिया में किसी जगह की लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है। तो ये L स्क्वायर मतलब यहाँ पर L आ गया। इसके अलावा वॉल्यूम में आ गया L क्यूब, यहाँ पर L क्यूब आ जाता है क्योंकि m0 और t0 होता है। और किसी की भी पावर 0 हो जाए तो किसी की भी पावर 0 1 के इक्वल होती है। ये हमेशा मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है, किसी की भी पावर जो है उसी के इक्वल होती है। अब यहाँ पे वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, फोर्स दिया है, वर्क दिया है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। तो ये तो सीधे की सीधे आपको पूरा का पूरा टेबल दिख रहा है, लेकिन इसमें से मैं सारी चीजें आपको एक एक करके बता देता हूं। तो इनसे जुड़े हुए कोई भी आपको क्वेश्चन आए एग्जाम्स में तो उसका विमेय सूत्र आप 2 मिनट में निकाल देंगे। ये कुछ 8 चीजें इसमें दी हुई हैं, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एरिया का तो आपको समझने आ गया, एरिया की बात करी थी। एरिया का मतलब क्या हो गया, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल में हम क्या कर रहे हैं, 2 चीजों की जो है यहां पर गुणा कर रहे हैं, मतलब लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी कुछ मीटर होगा। जैसे मान लीजिए 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर का मतलब इसमें 2 बार मीटर आ रहा है, तो मीटर स्क्वायर का मतलब m शब्द किसके लिए है, m शब्द है मास के लिए, और मास होता है द्रव्यमान। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर m आ रहा है तो इसी के ऊपर आपने 2 लगा दिया, क्योंकि m का मतलब यहां वाला मीटर है, और मीटर किसको दर्शाता है, l को। l मतलब लेंथ को दर्शाता है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, लंबाई। और टाइम, t मतलब समय, और यहां पे चाहिए आपको सेकंड। तो यहां पर आप खोजिए मीटर, यहां पर खोजिए आप किलोग्राम, यहां पे मीटर और यहां सेकंड। तो उसके बेसिस पर आप किसी का भी विमेय सूत्र बना सकते हैं। तो यहां पर एरिया का क्या हो गया, तो एरिया में आ जाएगा m0 l l2 और l2 और t भी 0 हो जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा था वो था आपका वॉल्यूम का। वॉल्यूम का मतलब आयतन होता है, और आयतन का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये भले तीनों लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, लेकिन है क्या, ये लंबाई ही तो है। तो ये तीनों का हो जाएगा मीटर क्यूबिक,
और मीटर क्यूबिक का मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, L की। तो ये m0 L3 T0 हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां देख लेते हैं अगला फॉर्मूला। तो यहां पर देखिए ये लिखा है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी बहुत ही सिंपल है, वेलोसिटी को ही कहा जाता है वेग। तो वेग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विस्थापन बटा समय। वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। किसी भी जगह की जो आपकी विस्थापन की जो दर होती है उसी को वेग कह दिया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है, मीटर। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो इसमें क्या क्या आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मीटर पर सेकंड के हिसाब से देखेंगे तो भाई ये आपका एक लेंथ भी आ रही है और एक सेकंड भी आ रहा है, मतलब टाइम भी आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा m0 L1, और ये सेकंड कहाँ है, डिनोमिनेटर में है, नीचे है, तो इसलिए ये आ जाएगा t-1। तो इसका विमेयी सूत्र m0 L1 t-1, m0 L1 t-1। इसके अलावा कुछ और भी देख लेते हैं, जैसे हम फोर्स की बात कर लेते हैं। फोर्स मतलब होता है आपका बल। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब किसी भी चीज का द्रव्यमान और उसमें गुणा कर देंगे हम त्वरण। तो देखिए ये क्या हो जाता है, तो मास का मतलब क्या हो गया, किलोग्राम हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैं पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, और इसी चीज को न्यूटन कहा जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा विमेयी सूत्र, तो इसका जो हो जाएगा इसमें आप लिखेंगे mLT। तो m मतलब हो गया मास, तो मास का मतलब द्रव्यमान। तो इसमें कितने द्रव्यमान दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है, तो यहां पर आ जाएगा m1। अब L कितना आ रहा है, तो L जो है ये भी मीटर है, मतलब लंबाई, तो ये भी आ रहा है 1, और सेकंड का स्क्वायर है, तो यहां हो जाएगा t-2। तो m1 L1 t-2 किसका हो गया, फोर्स का। ऐसे ही आपको निकालने को बोल दिया जाए काइनेटिक एनर्जी का। ये इसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे तो होता है हाफ mv²। तो m मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। तो देखिए मास का क्या होगा, तो मास का ध्यान से समझ लीजिए, यूनिट क्या होती है, kg होती है। यूनिट्स में सारी पढ़ा चुका हूं, इसलिए एक बार लेक्चर को जरूर देख लीजिए, पुराना वाला भी। और वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन ऊपर लगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो इसको लिख देते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए जो विमेयी सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा, तो बनेगा m, kg का m, मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर का t-2। तो इसका जो विमेयी सूत्र बन गया m1, यहां पर आ जाएगा m1 L2 t-2। तो इस तरीके से आपको विमेयी सूत्र निकालने होते हैं। तो आपको अगर किसी का भी फॉर्मूला पता है, उसकी यूनिट्स पता है, उसकी इकाइयां पता हैं, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो कुछ चीज़ें जो हैं मैं आपको दे रहा हूं, जो आप मुझे करके बताएंगे। जैसे कि आप प्रेशर का बताएंगे कि भाई प्रेशर या दाब का क्या विमेयी सूत्र होता है। फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया होता है। एरिया का भी मैं बता चुका हूं, फोर्स का भी मैंने यहां निकाल दिया है। तो बस आपको प्रेशर का बहुत आसानी से पता चल जाएगा, दाब का। तो ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा एक और चीज आप निकाल लीजिए, वो है आपका एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का। तो त्वरण आपको पता है, तो ये दो चीजें आप लोग बताएंगे, बाकी चीजें मैंने बता दी हैं। तो ये विमेयी सूत्र होते हैं, ये आने चाहिए। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट भी डाली है, लेकिन उस लिस्ट को मत देखिएगा, पहले खुद से ट्राई कीजिएगा। तो ये जो है उसमें दिया हुआ है, PDF में आपको प्रोवाइड कर ही देता हूँ, तो उसमें भी देख लीजिएगा। लेकिन पहले इन दो चीज़ों को ट्राई कीजिएगा, एक आपका प्रेशर और दूसरा आपका एक्सेलरेशन, मतलब दाब और त्वरण को आपको निकालना है। अब जो हम बात कर रहे थे आज हमारे सेशन में, वो थी मैकेनिक्स, मतलब गति की बात कर रहे थे। तो भाई टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स में अगर हम यांत्रिकी की बात करें, तो यांत्रिकी के दो प्रकार होते हैं। एक जो कहलाता है
क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसको? तो चिरसम्मत यांत्रिकी कहा जाता है इसको। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? चिरसम्मत यांत्रिकी। अब देखिए, ये वर्ड आपने कई बार सुना है फिजिक्स में कि क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। चिरसम्मत मतलब बहुत समय से। क्लासिकल जैसे आप सुनते हैं ना, शास्त्रीय संगीत है कि बहुत, अब आज की डेट में हॉप आ गया है, रॉक म्यूजिक आ गया है, हिप हॉप आ गया है, बहुत सारे सालसा आ गए, ये सारी चीज़ें आज चलती हैं। लेकिन हम पुराना जो बोलते हैं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक है, ये सारी चीज़ें। तो वैसे ही फिजिक्स के अंदर भी हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है प्रामात्रा यांत्रिकी और एक होता है चिरसम्मत यांत्रिकी। मतलब एक क्लासिकल मैकेनिक्स, एक क्वांटम मैकेनिक्स। जो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ी जाती है, आधुनिक भौतिकी पढ़ी जाती है, वो किस पे बेस्ड है? क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। और जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, मतलब जो आपकी चिरसम्मत यांत्रिकी है, वो किस पर बेस्ड है? तो वो न्यूटन्स के लॉ पर बेस्ड है। अब देखिए, ये तो इनके नॉर्मल नाम हो गए, हम कैसे समझें? तो हमें कुछ नहीं, हमें बस ध्यान देना है कि जैसे कि हम जब बहुत छोटे पार्टिकल की बात करने लगते हैं कि भाई कोई एटम है, कोई अणु है, उसको हम आंखों से तो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, साथ साथ ये काफी तेजी से जो है मूव करते हैं, काफी तेजी से, तेज गति होती है इनके अंदर। और अगर हम किसी इतने छोटे पार्टिकल की बात करें, इतने छोटे पदार्थ की बात करें जिसे हमें आम आंखों से ना देख पाए, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल्स, एटॉमिक साइज की बात करते हैं, और वो कैसे मूव करें? वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करें। मतलब उनकी जो गति हो वो किसकी गति हो? तो आपकी जो प्रकाश की गति से अगर वो चलते हो, गति उनकी किसके बराबर हो? प्रकाश की गति या उसके आसपास हो। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये जो होती है, इस गति से प्रकाश जो है तेजी से चलता है। तो हम यहां बात कर रहे हैं कि अगर उसका साइज बहुत छोटा हो और स्पीड बहुत फास्ट हो, तो वो सारी चीजें कहां पढ़ी जाती हैं? वो पढ़ी जाती हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। अब आप साइकिल चला रहे हैं, अब आप साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी क्या साइकिल की स्पीड ऑफ लाइट जैसी है? नहीं है। आपकी साइकिल ज्यादा से ज्यादा 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, तो वो स्पीड ऑफ लाइट को तो टच नहीं कर रही है। तो मतलब जहां पर आप स्पीड कैसी बात करें, स्पीड स्लो हो, स्पीड किसी चीज की कम हो, गति उसकी कम हो, और दूसरी चीज वो पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो। जैसे कि हमारे शरीर में कितने सारे एटम हैं, तो वैसे ही ये अणु जो है एक छोटा सा है। लेकिन किसी के बड़े चीज की बात करें कि मान लिया जाए कोई बस मूव कर रही है, कोई बस चल रही है, तो उस बस की स्पीड हो सकती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं कि जब आपका साइज जो होता है वो बड़ा होता है, स्पीड उसकी कम होती है, मतलब उसकी गति कम और आकार बड़ा, तो वो चीज क्या हो गई? वो क्लासिकल मैकेनिक्स हो गई। मतलब उसको चिरसम्मत यांत्रिकी कहा जाता है। जैसे कि यहां पर देखिए, साइकिल चला रहा है, तो यहां पर हमने लिखा है कि 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड से फार लेस देन है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से बहुत कम। अब जैसे कि आपकी गाड़ी चल रही है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे पे चलाते होंगे आप, या आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर साइकिल चला रहे हैं तो 10 से 20 के ही में मिलती है, तो ये बहुत तेजी से थोड़ी चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें किसी ऐसे पदार्थ की कि जो आपका एटॉमिक साइज का है और उसका जो मूवमेंट हो रहा है वो काफी फास्ट हो रहा है, मतलब इनका आकार जो है बहुत छोटा हो, 10⁹ मीटर के समकक्ष और कम हो, मतलब कि नैनो पार्टिकल हो जाए। 10⁻⁹ का मतलब क्या? इतना छोटा कि आप जो है इसको 10⁹ से डिवाइड कर दें, इतना छोटा पार्टिकल बन जाए, तो वो क्या हो जाता है? प्रमात्रा यांत्रिकी हो जाता है। तो इसके अंदर हम इतने छोटे पदार्थों की बात करते हैं, और जब उसका साइज बढ़ा दें और स्पीड कम कर दें तो वो चिरसम्मत यांत्रिकी में आ जाता है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं? यहां पर हम ऐसी ही बात कर रहे हैं, अगर कोई बस को मूव करा रहे हैं तो बस मूव किस में कर रही होगी? क्लासिकल मैकेनिक्स में। लेकिन कहीं एटम को मूव करा रहे हैं तो वो कर रहा होगा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो इस तरह की ये दो शाखाएं हैं मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो इसी में हम चीजें पढ़ते हैं। लगभग न्यूटन्स के नियम से, जो न्यूटन के नियम है वो किस पे आधारित हैं? तो न्यूटन के नियम जो है, न्यूटन जुड़ा हुआ है क्लासिकल से, चिरसम्मत से। और आपका आइंस्टीन की जब बात की जाती है तो आइंस्टीन की बात हम क्वांटम में करते हैं, मतलब प्रमात्रा यांत्रिकी में करते हैं, और हमारी लगभग 70 से 80% फिजिक्स पूरी इससे ही सॉल्व हो जाती है। तो ये चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको जो ज्यादा वेटेज है वो क्लासिकल का ही आता है, तो क्लासिकल को भी हम देखेंगे और
हमारे जो क्वांटम्स के पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स में भी जो जो चीजें जुड़ी हैं उनको भी देखा जाता है, लेकिन लगभग 70% फिजिक्स ऊपर से ही काम हो जाता है हमारा। तो ये आपको बात समझने आ रही होगी। अब देखा जाए तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, तो वो है गति के बारे में, मोशंस के बारे में। तो भाई मोशंस क्या है, किसी भी एक चीज का दूसरी तरफ बढ़ना, उसके अंदर कोई भी तरह का बदलाव होना, वो क्या कहलाता है, मोशंस कहलाता है। अब देखा जाए तो मोशंस जो होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, यांत्रिकी के अंदर आ गई, मैकेनिक्स के अंदर आ गई। तो मैकेनिक्स में अगर आपसे एग्जाम में आ जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, तो आप लिख सकते हैं 2 से 3 पॉइंट। मतलब आपको अगर एग्जाम में आ जाए चिर सम्मत यांत्रिकी और विमात्रा यांत्रिकी, तो उसको आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब थोड़े से मोशंस के बारे में देख लेते हैं कि कितने प्रकार की गतियां होती हैं, इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, तो उन पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो देखा जाए तो मोशंस के बहुत सारे प्रकार हैं, उनके गति और उसके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन होता है, रोटेशनल होता है, पीरियडिक होता है। तो एक एक कर कर इन पर नजर डाल लेते हैं कि एग्जाम्स में अगर आपसे पूछा जाए तो ये किस तरह के मोशंस होते हैं। रेक्टिलिनियर मोशंस का मतलब होता है कि अगर आप किसी सरल रेखा में गति कर रहे हैं, मतलब आपका लीनियर मोशन है, किसी सेम डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो उसको क्या कह दिया जाता है, सिंपल लीनियर मोशन। सिंपल लीनियर मोशन आपने कभी किया है, मतलब सरल रेखीय गति आपने कभी करी है, तो बिल्कुल करी होगी। कभी आपने जो है झूला झूला होगा या कहीं फिसल पट्टी पर आप फिसले होंगे, तो वो एकदम सीधे आप आते हैं, तो वहां पर जो आपकी बॉडी मूव कर रही होती है वो कैसी हो जाती है, सिंपल लीनियर मोशन होता है। तो ये जो है ये आपका क्या है, एक सरल रेखीय गति है। इसके अलावा कभी किसी बंदूक से गोली चलते हुए देखी हो, या बंदूक से जो गोली चलती है वो कैसी होती है, वो भी कैसा मूवमेंट कर रही होती है, तो वो भी आपका एक सिंपल लीनियर मोशन कर रही होती है, एक सरल रेखीय गति कर रही होती है। इसके अलावा दूसरा अगर हम बात करें इसके अंदर, तो जैसे कि ये सेब गिर रहा है, तो ये सेब जो गिर रहा है वो भी कैसी गति कर रहा है, एक रेक्टिलिनियर मोशन या आपका लीनियर मोशन कर रहा है, मतलब सरल रेखीय कर रहा है। इसके अलावा आप किसी चीज पर धक्का दे रहे हो और वो चीज आगे बढ़ रही हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, लीनियर मोशन, जिसको मैंने क्या बताया कि इसी को बोलते हैं रेखीय गति। लीनियर एक लाइन की तरह आगे बढ़ जाए तो उसको कह दिया जाता है लीनियर मोशन, या रेक्टिलिनियर भी कह दिया जाता है इसको। रेक्टिलिनियर शब्द भी आएगा या लीनियर भी आएगा, तो एक ही चीज है। इसके अलावा आपने देखा होगा लोग परेड करते हैं, मार्चिंग करते हैं, तो वो भी कौन सी गति है, तो वो भी लीनियर मोशन है। इसके अलावा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, जैसे कि आपकी पृथ्वी सूर्य के आसपास कैसी घूम रही है, तो वो सर्कुलर मोशन कर रही है। जो चंद्रमा है, जो मून है, वो अर्थ के अराउंड कैसे कर रहा है, तो वो भी क्या कैसा कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जैसे आपने कभी झूले पर बैठे हो, तो ये जो जैसे करता हो तो उसको क्या कहा जाएगा, सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। इसके अलावा एक होता है जिसको बोलते हैं कर्वीलीनियर मोशन। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, कर्वीलीनियर में इसी को कहा जाता है वक्रीय गति। इसको जो है विक्रीय गति कहा जाता है, लेकिन यहां पर हम बात करें वक्रीय गति की, तो वक्रीय गति क्या है, कर्वीलीनियर। तो वक्रीय में लीनियर शब्द आ रहा है, मतलब है तो ये सीधा ही लाइन में, लेकिन ये लाइन कैसी हो जा रही है, थोड़ी सी कर्व हो जा रही है। तो इस चीज को आप क्या कह देते हैं, तो इसको कर्वीलीनियर कह देते हैं। कर्वीलीनियर में जैसे कि आप देखेंगे कि कोई एथलीट जो है कहीं जो भागते हैं रेसेस वगैरह में, वो किस तरह का मोशन करते हैं, तो वो कर्वीलीनियर कहलाता है। वो चल तो सीधे ही रहे होते हैं, लेकिन उनको बार बार मुड़ना पड़ता है। जैसे कि कोई कार चला रहा है और कार चलाने पर कोई मोड़ आ जाए, तो ये जो मोशन है इसको क्या कह दिया जाएगा, वक्रीय गति या कर्वीलीनियर मोशन कहा जाएगा। इसके अलावा कुछ मोशंस होते हैं जिनको वाइब्रेटरी मोशन कहा जाता है, कंपनीय गति होती है। तो कंपनीय गति में अगर हम बात करें, जैसे कि ये फॉर्क है, ये फॉर्क को आपने कभी फिजिक्स की लैब में गए होंगे तो देखा होगा, इस तरीके से उसको अगर किसी चीज से बजा दिया जाता है तो थोड़ी देर तक वाइब्रेशंस वहां पे होते रहते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग को देखा होगा आपने, स्प्रिंग का इस्तेमाल किया होगा। इसके अलावा जो है अगर आप झूला झूलते होंगे तो वहां पर भी एक तरीके से कैसा मिलेगा आपको, तो वहां पर भी आपको वाइब्रेशन मिलेगा, कंपन गति मिलेगी। तो ऐसे आपको लाइव एग्जांपल से क्वेश्चंस उठाकर आ जाते हैं कि भाई कोई बटरफ्लाई मूव कर रही है तो उसके अंदर कैसा मोशन है, तो वो रैंडम मोशन के अंतर्गत आ जाता है। अगर कोई बाइक सीधी जा रही है तो वो कैसा है, लीनियर मोशन है। अर्थ घूम रही है तो वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है। कोई बॉल अपनी ही, जैसे अर्थ अपनी ही जगह पर जो है घूमती रहती है, मतलब एक रोटेशनल मोशन भी होता है कि अपनी ही गति, घूर्णन गति होती है कि अपनी जगह पर घूमती रहती है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए, तो यहां पर आपने क्या बात कर ली, तो ये अलग अलग वाइब्रेटरी मोशंस, लीनियर मोशंस, कर्वीलीनियर मोशंस। जैसे पृथ्वी घूम रही है तो ये सर्कुलर मोशन, आपका पंखा घूम रहा है तो ये घूर्णन गति कर रहा है, रोटेटरी कर रहा है। आपका पेंडुलम है, ऑस्किलेशंस हो रहे हैं उसके अंदर। तो ये अलग अलग तरह की गतियां होती हैं।
तो इसी के अंदर जो है ये सारी चीजों को आप समझते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो इन चीजों में जितने भी मोशंस हैं, इन मोशंस में आप क्या पढ़ते होंगे, आप इन्हीं चीजों को तो पढ़ते होंगे कि अगर ये लीनियर मोशन हुआ, किसी ने किसी पर कुछ बल लगाया तो वो आगे कितनी दूर बढ़ा, तो वो जो है उसी चीज को आप डिस्टेंस कह देंगे। किसी एक बॉडी से बी बॉडी के बीच में जो न्यूनतम दूरी होगी उसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। जैसे कि यहां से आपने स्टार्ट किया, इतना घूमकर आप गए, तो ये तो हो गई क्या, आपकी दूरी हो गई, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो न्यूनतम दूरी है उसी को क्या कह दिया जाता है, तो उसको कह दिया जाता है विस्थापन। तो ये बात हो गई विस्थापन की। इसके अलावा इन्हीं से जुड़ी हुई चीज होती है क्या, जब स्पीड की बात करते हैं, गति की बात करते हैं, तो गति में आ जाता है क्या, स्पीड में होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए कहीं पर भी किसी में गति होगी तो इन चीजों से ही तो निकाली जाएगी। तो आपका जो गति है वो क्या है, तो दूरी बटा समय होता है। इसकी यूनिट क्या होगी, तो मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन ये कैसी राशि है, तो ये याद रखेंगे, ये होती है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होती है अदिश राशि। और अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि मैंने बताया था जिनको सिर्फ किसकी जरूरत हो, परिमाण की आवश्यकता हो। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इन चीजों को बोल दिया जाता है स्केलर या अदिश राशि। और ये जो है आपका, ये भी क्या अदिश राशि हो गई। लेकिन हम वेग की बात करें, वेलोसिटी की भी बात करें, तो इन दोनों के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है। वेलोसिटी और वेग दोनों एक ही फॉर्मूला है, मतलब विस्थापन बटा समय होता है ये, मतलब इंग्लिश में क्या लिखा जाए, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसकी यूनिट भी विस्थापन की मीटर पर सेकंड है, इसकी यूनिट भी क्या है, मीटर पर सेकंड है। देखिए दोनों की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड ही है। यहां पर भी मीटर पर सेकंड, यहां पर भी मीटर पर सेकंड। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये क्या है, एक सदिश राशि है। ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। लेकिन ये इसको क्या कहेंगे हम, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनको परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, मतलब जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शंस भी चाहिए। तो इस तरीके से जो है आप गति के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो ये स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, इसका भी फॉर्मूला मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकेंड, लेकिन दोनों में कुछ कुछ अंतर है। और गति के अंदर ये दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए। तो ये जैसे अगर हम बात करें, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने बात करी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब कैसी राशि है, तो सदिश राशि है, सदिश राशि है ये। और जिसको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, परिमाण तो चाहिए ही, और साथ साथ क्या चाहिए, दिशा भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, जो मैंने बताया। तो ये गाड़ी का एग्जाम्पल क्या है, ये 25 मीटर प्रति सेकंड से किस दिशा में चल रही है, उत्तर दिशा में चल रही है, तो ये वेग हो गया। और ये गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड पे चल रही है, तो ये इसकी गति हो गई। तो गति में हमको सिर्फ क्या चाहिए होता है, परिमाण चाहिए होता है। तो ये 25 मीटर प्रति सेकंड जो है ये परिमाण है। तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट दोनों जगह सेम है, लेकिन एक क्या है, एक है आपकी सदिश राशि और दूसरी है आपकी अदिश राशि। इसके बाद एक चीज होती है एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन कैसा होता है, तो एक्सेलरेशन बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन समझने में बहुत कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको जो है सबसे पहली चीज आपने क्या पढ़ी, तो विस्थापन पढ़ी, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। विस्थापन को ही आप क्या करें, तो विस्थापन को जब आप समय से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है आपका वेग, और वेग को अगर आप समय से डिवाइड करें तो ये बन जाता है त्वरण। मतलब इसी चीज को ऐसे दर्शाना है कि विस्थापन मतलब क्या हो गया, आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट से ही क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर किसी दो जगह के बीच में जो न्यूनतम दूरी तय की जा रही है उसको कितना समय लग रहा है, तो उसको बोल दिया जाता है वेलोसिटी। और जब आप लिख दें वेलोसिटी बाय टाइम, वो हो जाता है एक्सेलरेशन। तो मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण का मतलब क्या है, वेग की समय दर या वेग की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं।
तो ये भी क्या है, इसके अंदर वेग जो है, वेग वेक्टर है, वेग जो है वो सदिश है। और ये वेग सदिश क्यों है? क्योंकि आपका विस्थापन जो है वो सदिश है, तो ये भी सदिश राशि, तो इसके कारण वेग भी सदिश राशि, और वेग सदिश राशि तो आपका एक्सेलरेशन भी सदिश राशि। तो कोई चीज जब जहां से चलती है और जहां पहुंचती है, इन दोनों में आप बात करते हैं u1 और u2 की। u1 का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, और ये होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। देखिए दो तरह की चीजें चलती हैं। प्रारंभिक वेग का मतलब कि जहां पर वो शुरुआत हो रही है, तो मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहा जाएगा उसको? इनिशियल वेलोसिटी। और जहां वो पहुंच जाए उसको बोल देते हैं कौन सी वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी। मतलब एक तो हो गई उसकी क्या, प्रारंभिक वेग हो गई, और एक उसका जहां पर भी उसकी जो डेस्टिनेशन है, जहां तक उसको पहुंचना है, वो हो जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी। तो भाई इसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, इस फॉर्मूले को देख लीजिए। इस फॉर्मूले को क्या कहा जा रहा है? a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो a का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, और त्वरण के बराबर क्या है? v मतलब फाइनल। फाइनल का मतलब क्या होता है कि जहां पर भी अगर कोई a पॉइंट से चल रहा है और b पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो इन दो पॉइंट्स पर इसकी क्या वेलोसिटी है। मान लिया जाए यहां पर इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर प्रति सेकंड, और यहां पर है इसकी 20 मीटर प्रति सेकंड, और इस a से b जाने में इसको 10 सेकंड लग रहे हैं। तो इसकी त्वरण या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो इसका एक्सेलरेशन या त्वरण हो जाएगा आपका 50 माइनस 20 अपॉन 10। तो ये हो जाएगा आपका 30 और 10, तो इसका आ जाएगा 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है, ये जो है इसका एक्सेलरेशन है। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होने लगता है, कम होने लगता है, जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होता है? बढ़ता जाता है। एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। तो अगर ये कम हो, आपकी गाड़ी धीरे धीरे स्लो होने लगे, तो उसको बोलते हैं मंदन। हिंदी में उसको मंदन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रिटार्डेशन कहा जाता है। तो रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन हो, उसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये कैसी यूनिट है? तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये है आपकी सदिश राशि। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आज के सेशन में डिस्कस करी हैं, तो ये आपको समझने आई होंगी। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें तो इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनको भी देख लेते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात करें तो देखा जाए तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आप बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है द मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने क्लास में ही डिस्कस किया है। तितली की गति का किसका उदाहरण है? आपका स्पंदनात्मक, परिपत्र, रेखीय या अनियमित, वाइब्रेटरी, सर्कुलर, लीनियर, या फिर आपका रैंडम मोशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायमेंशंस ऑफ पावर, अब ये पावर का जो है आपको शक्ति का विमेयी सूत्र बताना है, नहीं बनेगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा द स्पिनिंग ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, कोई भी चीज अपनी ही धुरी पर घूमे तो उसको कौन सा मोशन कहते हैं, ये आपको बताना है। और इफ द लाइन ऑफ मोशन इज कर्व्ड देन बॉडी एग्जिबिट्स, अगर यदि गति की रेखा घुमावदार है तो शरीर प्रदर्शित करता है कौन सी गति, तो ये भी चीज जो है आपको बतानी है। तो अच्छे से देखिएगा लेक्चर, तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या कोई भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है मैसेज कर सकते हैं, मेल मुझे भेज दीजिएगा अगर कोई भी तरह का आपको डाउट है। तो होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।